आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें तो ये बेहद ज़रूरी है कि अपनी सेहत से जुड़ी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। अब जैसे कि एक आम परेशानी जो कि आजकल बहुत से लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, पर एक छोटे से टेस्ट के ज़रिए हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं, और वो है थायराइड। थायराइड हमारे जिस्म में हार्मोन्स को बनाने का काम करता है, पर कभी कभार ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगते हैं या कभी कभार ज़रूरत से कम बनने लगते हैं। तो ऐसे में हम इसे थायराइड डिसऑर्डर कहते हैं। थायराइड के इम्बैलेंस होने के कई सारे अलामात हो सकते हैं, जैसे कि हमारे वज़न का एकदम से बढ़ जाना या वज़न का जल्दी जल्दी घटना, या फिर हमारी दिल की धड़कनों का ज़्यादा बढ़ना या कम होना, थकावट महसूस करना, वुमेंस में पीरियड्स का इरेगुलर होना, या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, चिड़चिड़ाहट होना। ऐसे और बहुत सारे अलामात हैं जो देखने को मिलते हैं, पर हमें इस चीज़ से घबराना नहीं है। तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है और इसका इलाज शुरू करवाना है। तो नाजरीन, अगर आप भी थायराइड से मुतासिर हैं या फिर ऐसे कोई सिम्टम्स आप भी महसूस कर रहे हैं या फिर थायराइड पे आप जानकारी चाहते हैं, तो आज की पेशकश आपके लिए बेहद खास है। आपको सिर्फ फ़ोन उठाना है और स्क्रीन पर दिए गए टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल करना है। लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि जब भी आप हमें कॉल करें उससे पहले अपने टीवी स्क्रीन की जो वॉल्यूम है वो कम कर दें, ताकि हम आपकी परेशानी को अच्छे से समझ पाएँ। तो आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं थायराइड पे ये खास रिपोर्ट। नाजरीन, हमारे जिस्म के मुतअद्दिद अफ़ाल एक खुदकार निज़ाम के मातहत हैं। मसलन दिल का धड़कना, सांस का चलना, जिस्म का दर्जा हरारत एक खास डिग्री तक बरकरार रहना वगैरह। इन अफ़ाल की एक मरबूत निज़ाम के तहत अंजाम दही इस बात का ऐलान होता है कि हम एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। जिस्म के तमाम खुदकार अफ़ाल को मौसम मिजाज की तब्दीलियों के बावजूद एक खास हद में रखने में हार्मोन्स किलीदी किरदार अदा करते हैं, जबकि लाजिम खुदकार अफ़ाल एक हार्मोन थायराइड के जरिए कंट्रोल होते हैं, जो हमारे गले के सामने मौजूद एक गुदूद थायराइड ग्लैंड में तैयार होता है। अगर किसी वजह से इस गुदूद के अफ़ाल में कोई कमी आ जाए तो हार्मोन कम मिक़दार में बनता है, जिसके असरात फिर पूरे जिस्म पर मुरत्तब होते हैं। कुदरत ने हमारे जिस्म में एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम नस्ब किया है जिसका काम जिस्मानी उतार चढ़ाव का तवाज़ुन बरकरार रखना है। इस सिस्टम में कई तरह के हुदूद मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं, जिनमें सबसे अहम थायराइड ग्लैंड है। कुदरती तौर पर हमारा जिस्म थायराइड हार्मोन्स बनाता है, जो जिस्म में पाए जाने वाले मुख्तलिफ निज़ामों में अपना किरदार अदा करते हैं। अगर किसी वजह से इस ग्लैंड के कामकाज में गड़बड़ पैदा हो जाए, यानी हार्मोन्स कम या ज्यादा तादाद में बनने लगे, तो थायराइड का मर्ज लाहिक हो जाता है। थायराइड ग्लैंड एक छोटा सा उज़्व है जो गर्दन के सामने वाक़े है और ट्रैकिया के गिर्द लिपटा है। ये तितली की मानिंद दिखाई देता है। वाज़ेह रहे कि जिस्मानी अफ़ाल को एक खास हद में रखने में हार्मोन्स किलीदी किरदार अदा करते हैं, जो थायराइड ग्लैंड में तैयार होते हैं। अगर ये हार्मोन ज्यादा मिक़दार में बनने लगे तो हाइपरथायराइडिज्म का मर्ज लाहिक हो जाता है, और अगर कम मिक़दार में बने तो इस अलामत को हाइपोथायराइडिज्म से मौसूम किया जाता है। थायराइड एक खामोश बीमारी का नाम है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात डॉक्टर भी इस मर्ज की तशख़ीस नहीं कर पाते। थायराइड एक आम मर्ज है जो मर्द, ख़वातीन, शीरख्वार बच्चों, नौउम्र और बूढ़े अफराद, गर्ज ये कि किसी को भी मुतासिर कर सकता है। ये आम तौर पर एक आर्जी तकलीफ है। थायराइड गुदूद को थायरॉक्सिन की तैयारी में एक अहम उन्सुर आयोडीन की लाजमी जरूरत पड़ती है। याद रहे कि पूरी दुनिया में कई मिलियन अफराद आयोडीन की कमी के शिकार हैं। बाज मामलों में पैदाइशी तौर पर भी थायराइड ग्लैंड दुरुस्त तरीके से काम नहीं करता। अगर इसका बरवक्त और दुरुस्त इलाज न करवाया जाए तो कई तरह के जिस्मानी और जहनी मसाइल लाहिक हो सकते हैं, जैसे वजन में इजाफा होना,
थकावट महसूस होना, जहनी दबाव, बदहजमी के मसाइल, मिजाज में उतार चढ़ाव वगैरह। अगर किसी फर्द में इस तरह की अलामात जाहिर हो तो उन्हें मामूली जानकर कतन नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और फौरन माहिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि किसी भी बीमारी का वक्त पर इलाज ही हमें एक सेहतमंद जिंदगी देता है। हेलो डॉक्टर में आज का हमारा मौजू है थायराइड केयर। आज हम ये जानेंगे कि ये थायराइड होता क्या है, आखिर बहुत से लोग इससे मुतासिर क्यों हो रहे हैं, इसका इलाज क्या है, क्या कोई हमारी लाइफस्टाइल का भी इसके अंदर कोई रोल है। इन सभी मौजूआत पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं एक्सपर्ट डॉक्टर्स का एक खास पैनल। तो आइए आपका उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर राजेश खडगावत, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, एम्स दिल्ली से आपका इस्तकबाल है। और हमारे साथ है डॉक्टर महेश कुमार लाल, कंसल्टेंट एंड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से, आपका भी इस्तकबाल है सर। और हमारे साथ है डॉक्टर अलका कपूर, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से, आपका भी इस्तकबाल है। तो सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं डॉक्टर राजेश आपसे। थायराइड के बारे में अभी हमने ओपनिंग में भी देखा, अपनी रिपोर्ट में भी अभी हमने देखा, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक बहुत ही आम भाषा में थायराइड को हम कैसे समझें कि ये परेशानी आखिर है क्या। जैसा कि हमें अभी जो डॉक्यूमेंट्री बताई उसमें बताया कि थायराइड ऐसी ग्लैंड है जो हमारे गले के सामने होती है और यह एक हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन ऐसा है जिसको पूरी शरीर की क्रियाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हार्मोन ये ज़्यादा बनेगा तो भी प्रॉब्लम है और हार्मोन कम बनेगा तो भी प्रॉब्लम है। तो प्रकृति ने एक ऐसा मैकेनिज्म दिया है जिसको एक निश्चित मात्रा में ही हार्मोन बनता है और हमारा दिनचर्या एकदम आराम से चलता रहता है। कुछ लोगों में जैसे बीमारी हो जाती है थायराइड ग्लैंड की, तो या तो हार्मोन ज़्यादा बनने लग जाता है तो उनमें बीमारी हो जाती है जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, या फिर हार्मोन कम बनने लग जाता है जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो जो इसमें लक्षण होते हैं वो इस हार्मोन के ज़्यादा या कम बनने की वजह से होते हैं जिनसे ये बीमारी होती है। और ये ऐसी बीमारी है कि जो कि कॉमन है, काफ़ी लोगों में होती है और इसका बहुत अच्छा निदान आसानी से किया जा सकता है। बहुत मुश्किल बीमारी नहीं है, इसको आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर लाल, अगर यहीं पे आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि कौन से लोग हैं जिससे अफेक्टेड होते हैं और दिन ब दिन ये क्यों बढ़ती जा रही है प्रॉब्लम। बेसिकली ये देखा गया है कि एक तो महिलाओं में जेंट्स के मुकाबले महिलाओं में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है जी। और ये भी देखा गया कि 5 से 10 गुना तक ये बीमारी महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है पुरुष के मुकाबले। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो कारण ये है कि एक तरह की बीमारी जो इसे हम ऑटो इम्यून बीमारियाँ बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी शरीर की कोशिकाएँ अपने ही शरीर के कोशिकाओं को नष्ट करती है। तो ऐसी बीमारियाँ महिलाओं में ज़्यादा होती है। तो ये ऐसा क्यों? ऐसा इसका कोई कारण तो हम आपको नहीं दे सकते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हाँ, ये कुदरत का है, जैसा भी है। तो ये बीमारियां महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा पाई जाती है, तो एक तो कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण जो महिलाओं में प्रेगनेंसी में और मीनोपॉज के टाइम जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये भी एक कारण देखा गया है कि शायद इनकी वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से थायराइड की बीमारी महिलाओं में थोड़ी अधिक पाई जाती है। पर अगर हम उम्र की बात करें तो क्या ये ज़रूरी है कि एक मतलब प्रेगनेंसी की बात हुई या जैसे आगे मेनोपॉज की बात हुई तो ये 40 की उम्र की बात हुई, लेकिन हम देखते हैं कि छोटे से ही ये प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। इनफैक्ट बच्चों से ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने लग गई हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न? इसके कारण अब बच्चों में थायराइड होने का भी कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो उनकी माता थी, क्या उन्हें बीमारी थी या नहीं थी, क्या उन्होंने गर्भ अवस्था के टाइम दवाई टाइम से ली थी, पूरी दवाई ली थी या नहीं ली थी डॉक्टर के निरीक्षण के अंडर। और दूसरा ये भी देखा गया कि जिन इलाकों में आयोडीन खान पान में आयोडीन की कमी है, वहाँ पर देखा गया है कि वहाँ पर ये बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। तो आयोडीन एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है जो कि हमारा शरीर नहीं बना पाता है, तो हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। तो जिन इलाकों में आयोडीन की कमी है तो वहाँ पर भी ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। बिल्कुल, इस पे हम चर्चा भी और बात करेंगे इस पे। तो डॉक्टर अलका, आपसे भी जानना चाहते हैं, आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो आपका क्या नज़रिया है कि आपको क्या लगता है कि थायराइड के जो केसेस है ये बढ़ क्यों रहे हैं, और जैसे कि सर ने बताया कि वुमेंस में ये केसेस ज़्यादा होते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगी? आयुर्वेद में थायराइड को एक अग्नि व्यापार या अग्नि से लिंक किया गया है, जिसको हम मेदोधात्वाग्नि मानते कहते हैं। मतलब अगर किसी का खान पान ठीक नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कफ वर्धक और स्रोतोरोधक
आहार विहार का सेवन करता है तो शरीर के माइक्रो चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं और उसकी वजह से जो अग्नि मानदेय होता है आम मतलब इंटरमीडिएरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं। माइक्रो चैनल्स जब ब्लॉक होते हैं और अगर वो थायराइड की एरिया में एक्यूमुलेट होते हैं तो थायराइड डिजीज़ उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से जो आगे के टिश्यूज़ हैं वो प्रॉपरली नहीं फॉर्म हो पाते। डॉक्टर खडगावत, अगर यहीं पे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर किसी में ये बीमारी आ जाती है तो किस तरह के सिम्टम्स शो होते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो हम पहले बात करते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें हार्मोन कम बनता है और यह सबसे ज़्यादा कॉमन है थायराइड की बीमारियों में। अगर हम देखें, अगर 100 मरीज़ थायराइड के देखें तो 90 मरीज हमको हाइपोथायराइडिज्म से मिलेंगे, यानी कि इसमें हार्मोन कम बनता है। यह हार्मोन हमारे शरीर की सारी क्रियाओं को चलाने के लिए ज़रूरी है, जैसे हार्ट के एक्शन के लिए ज़रूरी है। यह हमारी आंतों को भी चलाता है, तो आंतें हमारी काम शिथिल हो जाती है, काम कम करती है तो पेशेंट को कब्जी होने लगती है। हमारे फेफड़ों के लिए ज़रूरी है, तो पूरे शरीर के लिए ज़रूरी है। तो उसमें जैसे हमारे शरीर की एक्टिविटी कम होती है तो कुछ वजन बढ़ता है, शरीर में सूजन आनी शुरू हो जाती है, थकावट, कमजोरी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, और ये सारे लक्षण इतने धीरे धीरे से विकसित होते हैं कि कई बार हमें पता भी नहीं चलता है कि ये थायराइड की बीमारी है। और अधिकतर केसेस में यही ज़्यादा लक्षण है ये पाए जाते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि जैसे चमड़ी एकदम सूखी हो जाना, इस तरह के लक्षण रहते हैं। बट सबसे ज़रूरी इसमें है कि अगर इस तरह के कोई लक्षण हो तुरंत हम देखें कि इसमें थायराइड की बीमारी हो रही है, और इसका निदान करना, डायग्नोसिस करना बहुत आसान है। हमें एक ब्लड सैंपल करना और इसका हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो कोई रेंज भी होती है उसमें? अगर इसमें अगर हम जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो T3 T4 जो कि थायराइड ग्लैंड में बनते हैं, और एक जो मेन जिसके आधार पे हम डायग्नोस करते हैं वो TSH हार्मोन है, वो ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है और वो थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर करता है कि T3 और T4 बनाए। सो अगर TSH 10 से ऊपर बढ़ जाता है तो हम मान के चलते हैं कि बिल्कुल श्योर हैं कि हम थायराइड की बीमारी है। लेकिन अगर TSH 5 से कम है तो अधिकतर ये माना जाता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 5 से 10 के बीच में एक ऐसी रेंज है जिसमें हम कई बार बार टेस्ट करते हैं लेकिन तुरंत इलाज नहीं शुरू करते हैं। 5 अगर आज किसी का 6 आ गया है तो हम कहेंगे कि नहीं, आप 3 महीने बाद वापस करिए। अगर वो 6 से लगातार बढ़ता है, 10 को पार करता है, 10 क्रॉस करता है, तो उस स्थिति में हमें निर्णय लेना होता है कि हम इलाज शुरू करें या नहीं करें। क्योंकि यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि एक बार हमने इलाज शुरू किया तो अधिकतर केसेस में इलाज जिंदगी भर का है। जैसे ब्लड प्रेशर में आमतौर पे बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो इसलिए हमें पक्का करना जरूरी है कि थायराइड की बीमारी है या नहीं है। तो सभी दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका TSH 5 से 10 के बीच में है और आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान नहीं कर रहे हैं या प्रेग्नेंट नहीं है तो ऐसी स्थिति में ट्रीटमेंट शुरू करना जरूरी नहीं है। आप अपने जो चिकित्सक हैं उनसे कंसल्ट कर लीजिए या 3 या 6 महीने बाद दोबारा TSH करके देख लीजिए। जब तक वो 10 क्रॉस नहीं करे कृपया इलाज नहीं शुरू करें। सो डॉक्टर लाल, जैसे कि सर ने बताया कि जो जी सिम्टम्स बात की हमने या टेस्ट की बात की, यूजुअली क्या होता है जब भी हमारा वेट बढ़ता है या वेट कम होने लगता है तो हमें एक ये सिम्टम नज़र आता है कि हाँ शायद हो सकता है कि हमें थायराइड हो। इसके अलावा और क्या क्या हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं या हार्मोनल्स क्या और चेंजेस होते हैं जो जिससे ये पता लगाया जा सके कि कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, या साथ ही साथ ये जो थायराइड है हमारे बॉडी के और कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जिनको इफ़ेक्ट कर सकता है? जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि जो थायराइड हार्मोन है एक तरह से हमारी पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, हमारी पूरे शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। तो सर से लेकर पाँव तक जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं उन सबको नियंत्रित थायराइड हार्मोन करता है। तो अगर हम देखे जाए तो हमारे कोई भी शरीर का ऐसा अंग नहीं है जिस पर थायराइड हार्मोन का असर नहीं पड़ता है। तो आमतौर पे देखा गया है कि ऐसे मरीजों में थोड़े बहुत बाल झड़ सकते हैं उसके, जो स्किन है वो रफ हो सकती है, चेहरे पर आंखों के चारों तरफ थोड़ी बहुत सूजन आ सकती है उन्हें। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है या बुजुर्ग हैं उनको दिल की तकलीफ भी हो सकती है। महिलाओं को माहवारी में दिक्कत आ सकती है, प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। और ये अभी और अगर हम दूसरी बात करें जिनको हाइपोथायराइडिज्म है उनको घबराहट हो सकती है, पसीना ज़्यादा आ सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, वजन घट सकता है उनका। और उनमें भी देखा गया है उन लेडीज़ में भी प्रेगनेंसी और पीरियड्स में दिक्कत आ सकती है उन्हें। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जिनको कई बार हम इग्नोर भी कर जाते हैं। लेकिन ऐसे सिम्टम्स अगर किसी शख्स में है, महिला में है, जो पुरुष में है, तो थोड़ा ध्यान दें और अपने डॉक्टर से
राय लें। डॉक्टर साहब, इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या इसका ट्रीटमेंट ताउम्र चलता है, लाइफ लॉन्ग चलता है? जी, जैसा भी डॉक्टर साहब ने फिर बोला था, आई थिंक ज़्यादातर जो हमारी दवाई बीमारियां हैं थायराइड की, ज़्यादातर में हम लंबा सालों तक इलाज चलता है, कई बार ज़िंदगी भर भी चलता है। कुछ एक बीमारियां हैं जिनको हम थायराइडाइटिस, वायरल थायराइडाइटिस वगैरह कहते हैं, वो आई थिंक आज की हमारे टॉपिक से बाहर है। तो उनके अंदर हम कई बार दवाई नहीं भी देते हैं और कई बार वो अपने आप भी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर हम कॉमन बीमारी की बात करें, जो हम नॉर्मल हाइपरथायरॉयडिज्म या नॉर्मल हाइपरथायरॉयडिज्म की बातें करते हैं, तो नॉर्मली इलाज कई सालों तक या उम्र भर तक ही चलता है। डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गया, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नमस्कार सर, एक्चुअली मेरा सवाल डॉक्टर एम के लाल सर से है। जी, पूछिए। सर, सवाल ये है कि जैसे कि थायराइड दो तरह का होता है, एक हाइपो और एक हाइपर, जिसमें एक में वेट इंक्रीज होता है और एक में वेट रिड्यूस होता है, राइट? बिल्कुल। तो मेरे रिलेटिव हैं, उनको क्या हुआ, पहले उनका वेट रिड्यूस होने लग गया, ठीक है, 3 इयर्स ट्रीटमेंट चला, थायराइड कंट्रोल में रहा, उसके बाद थायराइड बढ़ गया, मतलब उसके बाद थायराइड से वेट गेन होने लग गया जी। और अभी उसकी भी मेडिसिन 2-2.5 साल खाई, मतलब आई गेस 2 साल अराउंड। उसके बाद अभी करंट सिचुएशन ये है कि रिपोर्ट्स में आया है कि उन्हें कोई थायराइड नहीं है। तो एक तो मेरा ये सवाल है कि क्या थायराइड कभी ख़त्म होता है? मतलब कहते हैं ना कि थायराइड तो लॉन्ग टर्म है, कि उसकी तो जिंदगी भर एक गोली चलती रहती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर लाल, आपको सुन रहे हैं? डॉक्टर लाल, क्या मैं पूरी तरह से सवाल समझ नहीं पाया, अगर आप मुझे दोबारा थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम ये है कि पहले जो इनके फैमिली मेंबर में पहले हाइपर थायराइड हुआ, देन हाइपो हुआ, एंड देन उसके बाद जो है वो थायराइड नॉर्मल आने लग गया है। तो ये जानना चाहते हैं तो ये ऐसे बार बार क्यों इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो हमें यह नहीं पता कि जो थायराइड की दवाई शुरू करी गई थी वो कारण क्या था। अच्छा। क्या जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, कई बीमारियां, कई कंडीशंस ऐसी है जिसके अंदर कई बार हम दवाई नहीं देते और मरीज अपने आप ठीक हो जाता है। तो वो थायराइडाइटिस जिसको हम बोलते हैं, क्या इनके जो भी जानकार थे, हो सकता है उन्हें थायराइडाइटिस रहा हो। इसके अंदर शुरू में पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, कुछ समय बाद हाइपोथायरॉयडिज्म होता है और कुछ समय बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये प्रक्रिया इस बीमारी में होती है। अच्छा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि शुरू में जब इनको दवाई शुरू करी गई थी, दैट वाज फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म, है ना। तो अगर इन्होंने हाइपरथायरॉयडिज्म की दवाई शुरू करी थी, क्या रेगुलरली टाइम टू टाइम वो टेस्टिंग की गई थी या नहीं की गई थी? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम थायराइड की दवाई दें तो डोज जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ओवर डोजिंग से क्या होगा कि आप एक साइड से दूसरी साइड पे चले जाएंगे। आपने हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट शुरू किया और डोज ज़्यादा हुई, टेस्टिंग नहीं हुई टाइम से, और आप हाइपोथायरॉयड हो गए फिर आप। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि रेगुलर टेस्टिंग ना हो, स्वैपिंग भी उसमें हो जाती है कि मतलब एक से आप ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर आपने एक्सपर्ट की बात नहीं मानी और एक सही तरीके, जुडिशियस तरीके से दवाई नहीं ली, तो ये दिक्कत दूसरा रूप ले सकती है। बीमारी जो हाइपर से हाइपर नहीं हो जाएगी दवाई की वजह से, दवा की वजह से। बिल्कुल। तो इसलिए दवा अगर आप ले रहे हैं तो डॉक्टर के निरीक्षण में और एडवाइस से ही लें, और रेगुलरली टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो डॉक्टर अलका, जैसे कि अभी हमने बात की, प्रेगनेंसी का भी जिक्र आया हमारे इसमें, तो क्या ये भी हो सकता है कि जिस को थायराइड है, जिस वुमेन को, उसके इनफर्टिलिटी होने के भी चांसेस हो सकते हैं कि वो कंसीव ना कर पाए? बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये हर एक ऑर्गन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है और हर एक हमारे अंग पे असर डालता है। तो अगर थायराइड को ट्रीट नहीं किया गया तो आगे वो ओवेरियन सिस्ट में कन्वर्ट को पैदा कर सकता है, इनफर्टिलिटी को प्रोड्यूस कर सकता है। जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स तो इसमें होते ही हैं, आगे हमने देखा है, राइट। तो आगे फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। डॉक्टर, यहीं पे एक सवाल उठता है, आयुर्वेद में किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है अगर किसी को ये बीमारी डायग्नोस हो जाती है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसा अभी हम सुन रहे हैं कि अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म डिटेक्ट हुआ, ग्लैंड कम थायराइड कम हार्मोन बना रहा है, तो हम थायराइड या लिवोथायरॉक्सिन शुरू कर देते हैं उसका। लेकिन अगर वो थायराइड की गोली लेने से पहले अगर आयुर्वेद में आता है तो हम उसको अग्नि के लाइन पे ट्रीट करते हैं। उसका ये देखते हैं कि कारण क्या है, अग्नि मांदे की वजह से है, स्रोतोरोध की वजह से है, और आम प्रोडक्शन की, मतलब इंटरमीडिएरी मेटाबोलाइट्स की प्रोडक्शन की वजह से है। जब भी कोई थायराइड का पेशेंट है, मतलब थायराइड की फिजियोलॉजी में वो फीडबैक मैकेनिज्म से काम करता है। बॉडी में अगर कम थायराइड हार्मोन है तो TSH ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड उसको कोशिश करता है कि ज़्यादा TSH प्रोड्यूस करे ताकि थायराइड प्रोडक्शन हो सके। अगर हमने बाहर से थायराइड देना शुरू कर दिया, उससे बाद पेशेंट आया तो वो TSH स्टिमुलेट, पिट्यूटरी स्टिमुलेट नहीं हो पाता है।
उसके बाद अगर वो पहले ही आता है तो हम उसको उस लेवल पे माइक्रो जो उसके स्रोतस हैं माइक्रो चैनल्स को खोलने का और अग्नि मांदे को दूर करने का हम काम करते हैं धात्पाग्नि मांदे पे। उसके कुछ पंचकर्मा उसमें प्रयोग कराते हैं और ऐसी औषधियों का प्रयोग कराते हैं कि आम का प्रोडक्शन नहीं हो, तो स्टिमुलेशन के लिए हम ट्राई करते हैं। तो उन कंडीशंस में उसको ऐसा हो सकता है कि वो ठीक भी हो जाए और थायराइड का हार्मोन लेने की जरूरत ना पड़े। जी, आपकी अप्रोच थोड़ा सा अलग है लेकिन बेनिफिशियल हो सकती है, ये आप कहना चाह रही हैं डॉक्टर साहब? जी ओके। डॉक्टर राजेश, एक ईमेल आया है हमारे पास, एक व्यूअर हैं जो कि है, उनका नाम प्रिया और इनकी उम्र है 47 इयर्स, और इनका ये सवाल है कि इनको 2008 में डायग्नोस हुआ था हाइपर थायराइड और उसके बाद 2015 में शी वाज नॉर्मल, लेकिन अभी उनका टेस्ट करवाया गया है 24 जून 2022 को उन्होंने टेस्ट करवाया है और जिसमें उनका T3 और T4 लेवल तो नॉर्मल है लेकिन जो TSH लेवल है वो 0.001 है और इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, नींद नहीं आती है इनको, डिस्टर्ब इनकी स्लीप रहती है, खाना इनकी एपिटाइट ख़राब हो गई, कह रहे वॉमिटिंग्स होती है इनको, वेट लॉस हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है इनका और मसल्स पेन बहुत ज़्यादा है इन्हें। तो इनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जैसा कि आपने बताया कि प्रिया जी को शुरू में थायरोटॉक्सिकोसिस हुआ था, यानी ज़्यादा हार्मोन बनने की प्रॉब्लम हुई, तो हम मानते हैं कि उन्होंने उस वक्त इलाज लिया होगा। तो इसका इलाज है वो लंबा चलता है, कम से कम साल 2 साल इलाज चलता है और इलाज देने के बाद ऐसा होता है कि 10-20% मरीजों में इलाज बंद करने के बाद बीमारी एकदम ठीक हो जाती है, लेकिन 80% में ऐसा होता है कि जैसे ही हम दवाई बंद करते हैं वापस बीमारी लक्षण वापस शुरू हो जाते हैं, तो हमें दोबारा से शुरू करनी पड़ती है। तो इस हाइपर थायराइडिज्म में या थायरोटॉक्सिकोसिस में हमें परमानेंट इलाज इसका करना जरूरी होता है कि ताकि, और ये बीमारी ऐसी है जो बार बार होती रहती है, एक बार आपने दवाई दे दी ठीक हो गई, दवाई बंद करेंगे कुछ टाइम बाद वापस हो जाएगी, जैसा कि इनके साथ में भी हो रहा है कि इनको भी वापस TSH कम हो गया है। तो इस स्थिति में 2-3 तरीके हैं जिससे हम परमानेंट इलाज करते हैं। एक तो है कि थायराइड ग्लैंड जो बहुत ज़्यादा हार्मोन बना रही है हम ऑपरेशन करके बाहर निकाल दें, वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, अधिकतर मरीज़ में करते नहीं हैं। दूसरा जो करते हैं वो कि थायराइड ग्लैंड आयोडीन को कंसनट्रेट करते हैं, इकट्ठा करती है आयोडीन, और अगर हम रेडियो एक्टिव आयोडीन दे दें तो आयोडीन वहाँ जाके इकट्ठी हो जाएगी और थायराइड ग्लैंड हम इस तरह से नाप के देते हैं कि जितनी हमें ग्लैंड को डैमेज करना है, सो रेडियो आयोडीन का एक कैप्सूल अगर आप पी ले तो उससे जो ज़्यादा हार्मोन बनने वाली बीमारी है वो एकदम ठीक हो जाती है। और आमतौर पे 1 साल तक के बाद अगर जिसको इलाज की ज़रूरत होती है उसको हम रेडियो एक्टिव आयोडीन दे के ख़त्म कर देते हैं। जैसा कि इनके केस में हुआ है कि 2015 तक इनका ठीक रहा था, उसके बाद वापस इनका TSH कम हुआ है लेकिन T3 T4 इनके नॉर्मल है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शरीर में लक्षण सारे होते हैं, जो भी बीमारी होती है, जो भी हमें जैसे वजन कम होना, घबराहट होना, बाल झड़ना, वो सारे के सारे T3 T4 से संबंधित हैं, TSH से संबंधित नहीं है। इनके केस में सिर्फ अभी TSH लो हुआ है, जो ये बता रहा है कि हो सकता है कि आगे चल के इनको वापस थायराइड की बीमारी हो, लेकिन जब तक T3 T4 एकदम नॉर्मल है, इनके लक्षण के लिए हम कह नहीं सकते कि थायरोटॉक्सिकोसिस या ज़्यादा हार्मोन बनने की वजह से है, क्योंकि हार्मोन तो अभी इनका नॉर्मल है और जो भी लक्षण है वो T3 T4 की वजह से, TSH से नहीं है। तो जैसे कि आपने अभी डॉक्टर राजेश बताया कि मेडिसिन बंद कर देना, तो यूजुअली क्या होता है जब रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगती है, बहुत से केसेस में हम देखते हैं कि मेडिसिन लेना बंद कर देता है पेशेंट अपनी मर्जी से कि अब मैं नॉर्मल आ रही है, 2-3 बारी टेस्ट कराया, टेस्ट रेंज नॉर्मल है, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? ये बिल्कुल सही नहीं है कि जैसे T3 T4 बढ़े हुए आते हैं तो हम दवाई शुरू करते हैं। सो हमने 20 मिलीग्राम या 30 मिलीग्राम दवाई शुरू की और जैसे जैसे बीमारी कंट्रोल आती है हमें दवाई कम करते रहना होता है, और अधिकतर केसेस में 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम दिन में एक बार देते हैं तो उससे बीमारी कंट्रोल आ जाती है। सो वो जो लोएस्ट डोज, जो सबसे कम डोज जिसपे T3 T4 नॉर्मल रहते हैं, वो डोज हम कंटिन्यू करते हैं 2 साल तक। अच्छा, 2 साल तक वो डोज कंटिन्यू करनी है, बंद नहीं करना है। अगर बीच में हमने बंद कर दिया, हमें लगा कि रिपोर्ट तो एकदम नॉर्मल आ रही है, अब हम बंद कर देते हैं, हम तो एकदम ठीक चल रहे हैं, तो जैसे ही बंद करेंगे वापस बीमारी आ जाएगी। एक्सपर्ट की राय हमको उसको कंटिन्यू करना है, कम से कम 2 साल कंटिन्यू करना है। फिर हम कोई नज़दीकी जो एक्सपर्ट है उनको दिखा के, और अगर 2 साल के बाद बंद करने के बाद वापस बीमारी हो रही है तो हमें फिर उसके परमानेंट इलाज की तरफ जाना जरूरी है, जो कि जैसा मैंने बताया कि या तो हम ऑपरेशन कराएं, मुश्किल काम, लेकिन रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन जो कि बिल्कुल आजकल हमारे देश में आसानी से उपलब्ध है,
जिसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है और बहुत आसान है कि आपको एक बार एक कैप्सूल पानी के साथ लेना है और हमेशा के लिए आपकी प्रॉब्लम खत्म हो बिल्कुल। जाएगी। तो जैसे कि डॉक्टर राजेश ने बताया कि किसी भी सूरत में मेडिसिन जो हैं वो आपको अपनी मर्जी से बंद नहीं करनी है। जब भी आप मेडिसिन का डोज कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं या मेडिसिन स्टॉप कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या ये बीमारी हेरिडिटरी भी होती है? अधिकतर केसेस में हेरिडिटरी नहीं होती है, बहुत कम प्रोपोर्शन है, स्पेशली बच्चों में जिनमें पहले 2-3 साल में ये बीमारी हो जाती है। उन केसेस में देखने को मिला है कि कोई एक एंजाइम की कमी की वजह से माता पिता में थी तो इसलिए वो बच्चों में आ गई है, बट अधिकतर केसेस में हेरिडिटरी नहीं होती है। मेजॉरिटी केसेस में नहीं है। अधिकतर केसेस में जैसे डॉक्टर लाल ने बताया कि ऑटो इम्यून बीमारी है, सो अधिकतर केसेस में ऑटो इम्यून होते हैं। पुराने समय में हम बात करते थे कि आयोडीन की कमी की वजह से ये होती है, लेकिन भारत सरकार ने बहुत पहले एक प्रोग्राम चलाया जिसमें नेशनल आयोडीन प्रोग्राम, सो उसकी वजह से नमक में हमने आयोडीन मिला के दिया तो उसके बहुत अच्छे परिणाम ये मिले हैं कि पूरे भारत में जो आयोडीन की कमी है वो लगभग ख़त्म हो गई है। कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स बचे हैं जहां आयोडीन की कमी है। सो आज हमारे देश में आयोडीन की कमी नहीं है। सो जो हाइपोथायराइडिज्म होते हैं वो आयोडीन की कमी से नहीं है। अधिकतर केसेस में ऑटो इम्यून यानी एक ऐसा तरीका है जिसमें बॉडी अपने आप अपने ऑर्गन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बना लेती है और उस एंटीबॉडीज़ की वजह से ग्लैंड को नुकसान हो जाता है और वो एक कॉमन है, केवल थायराइड में नहीं बाकी सारी बीमारियों में भी ऑटो इम्यूनिटी होती है। सो वो एक मुख्य कारण है, लेकिन भारत सरकार के प्रयास की वजह से आज आयोडीन की कमी पूरे देश में नहीं रही है, क्योंकि जो नमक हम लेते हैं सारा आयोडाइज नमक लेते हैं। बिल्कुल, भारत सरकार का जो आयोडीन से संबंधित कार्यक्रम था उस वजह से हमारे देश की काफ़ी समस्या जो उससे संबंधित थी दूर हो चुकी है। इसी के साथ मैं अगला सवाल डॉक्टर लाल से पूछना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, इसमें क्या प्रिकॉशंस, क्या सावधानियाँ हम क्या एहतियात हम बरतें कि जिससे बीमारी ना हो? ऐसी भी कोई तरीके हैं? देखिए, ऐसी ये बीमारी जैसा कि अभी हमने बातें कर रहे थे कि इसका कोई कारण नहीं होता कोई बहुत ज़्यादा। एक तो आयोडीन की कमी जो हमने बात करी वो तो आयोडाइज सॉल्ट की वजह से समस्या काफ़ी हद तक हमारे देश से ख़त्म हो चुकी है। और दूसरा हमने बात करी ऑटो इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी की जैसे आपने मुझसे सवाल किया था क्यों होता है तो इसका तो जवाब हमारे पास नहीं है। तो ऐसा कोई साधन या ऐसा कोई डाइट या ऐसे कोई दवाई हमारे पास अभी तक तो नहीं है जिसको हम आपको कह सकें कि इसको लेने प्रिकॉशन कोई स्टेप्स हम अपने लाइफ में ले सकते हैं जिससे ज़िंदगी में कि हमें ये बीमारी ना छू पाए। देखिए, एज अ कॉमन प्रॉब्लम, एज अ कॉमन थिंग मैं एडवाइस में ये कह सकता हूँ कि एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट एज अ जनरल। लेकिन अगर मैं आपसे ये जनरल वेलबींग के लिए जो लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि एक्सरसाइज या डाइट करने से आपको थायराइड की बीमारी नहीं होगी, ये थोड़ा कहना मुश्किल होगा। इसी पे डॉक्टर लाल एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। जैसे अभी हमने बात करी थी इनफर्टिलिटी की कि जिसमें कंसीव करने में मुश्किल होती है, लेकिन अगर एक केस हम देखें कि अगर किसी वुमेन ने कंसीव कर लिया है, उसको थायराइड है बट गॉड ग्रेस कंसीव हो गया है, तो उसके जो बच्चा है उसको होने के थायराइड कितने ज़्यादा चांसेस है और क्या उस बच्चे की कोई मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ सकता है जब वो इस दुनिया में आए? डिफॉर्मिटीज़ की बात करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगा। मैं थोड़ा आपके प्रश्न से थोड़ा आगे चला जाऊँगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बहन महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही है और उनको थायराइड की बीमारी है, तो सबसे पहले वो अपने डॉक्टर से बात करें कि वो प्रेगनेंसी या की प्लानिंग कर रही है। और ये बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंस होने से पहले उनका थायराइड स्टेटस नॉर्मल होना चाहिए। एक तो सबसे पहली बात ही है। उसके बाद कई महिलाएं ऐसी भी होगी जो थायराइड की प्रॉब्लम है और अचानक उन्हें फिर प्रेगनेंसी प्लान नहीं की थी लेकिन प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो गई, तो उस कंडीशन में भी वो तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं कि मेरी प्रेगनेंसी है, क्योंकि उसके अंदर हमें डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ जाती है। और अब एक बार महिला प्रेग्नेंट हो गई उसके बाद भी बहुत ज़रूरी है कि उनका थायराइड टेस्ट करते रहना ज़रूरी, और क्योंकि हर 1.5 महीने में उनका टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि थायराइड लेवल्स को हमें नॉर्मल से नॉर्मल मेंटेन करना है। क्योंकि इसका असर सिर्फ माँ के जो शरीर पे नहीं होता, बच्चे के शरीर पे भी होता है, खासकर उसके मानसिक विकास पर। जो पहले 12 हफ्ते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें देखा गया है कि जो बच्चे का थायराइड है वो सारा डिपेंडेंट माँ के ऊपर होता है। अच्छा। तो जो बच्चा है 12 हफ्ते तक थायराइड हार्मोन नहीं बनाता नॉर्मली, तो उसको सारा थायराइड हार्मोन माँ से मिलता है, और यही वो वक्त है जब दिमाग का भी विकास हो रहा है। तो उस टाइम अगर माँ के शरीर में थायराइड हार्मोन ठीक नहीं है लेवल, और उस वजह से बच्चे को थायराइड की कमी हो रही है, तो उस वजह से उसका मानसिक विकास में दिक्कत लाइफ लॉन्ग सफर करना पड़ता है। हाँ, वो हमेशा के लिए परेशानी हो सकती है। और इसका समाधान बहुत आसान है।
सिर्फ आपको अपने डॉक्टर को पास जाना है, अपना टेस्ट कराना है और दवाई जो भी है कम ज़्यादा जो भी है जैसे ही करनी है, तो इन परेशानियों से बचा जा सकता तो जैसे भी डॉक्टर आपको सलाह देते हैं जिस तरह की भी डोजेस की, वो हमें जब तक प्रेगनेंसी है तब तक करना है। सर, आप कुछ कहना? हाँ, मैं बिल्कुल जो डॉक्टर लाल कह रहे हैं मैं उसी में ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो बिल्कुल चिंता नहीं करें। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे को के दिमाग पे असर होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप दवाई बराबर नहीं ले रहे हैं और विशेषकर पहले 3 महीनों में अगर आपने दवाई, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपको दवाई बताई गई थी, आपने दवाई नहीं ली या आपने रेगुलर नहीं है, सिर्फ उसी स्थिति में ही हो सकता है कि बच्चे के मानसिक विकास पे असर पड़े। अच्छा। इसके अलावा अगर आपको थायराइड की बीमारी है, अगर आप बराबर दवाई ले रहे हैं, रेगुलर चेक करवा रहे हैं, तो यह बिल्कुल निश्चित है कि आपके बच्चे के मानसिक विकास पे किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो करना है कि दवाई बराबर लेनी है। बिल्कुल। तो इसी सवाल पे आपका क्या नज़रिया है आयुर्वेदा की तरफ से कि बच्चे को क्या कितने चांसेस हैं या किस तरह से अब वो बच्चे का और माँ अपना केयर करे उस पूरे प्रेगनेंसी के टाइम में? डेफिनेटली, क्योंकि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, बच्चा शुरू के 12 हफ्ते माँ से ही थायराइड हार्मोन लेता है जो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आयुर्वेद में कुछ 9 महीने की पूरा चर्या बताई गई है कि गर्भिणी को क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। थायराइड की जांच तो बहुत आवश्यक है, लेकिन एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए और एक फीटस को ग्रो करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसकी पूरी 9 महीने की परिचर्या एक बताई गई है आयुर्वेद में। अगर उसको फॉलो किया जाए, माँ जो है अभी एक डॉक्टर साहब ने बात कही थी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का कोई कारण तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों में आम की उत्पत्ति नहीं होती, मतलब जो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जो ऐसी चीज़ें अपना डाइट फॉलो करते हैं, अल्कोहल से दूर रहते हैं, लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, योगा करते हैं, तो उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, फ्री रेडिकल्स कम बनते हैं, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के चांसेस भी कम होते हैं। इसी पे ही जैसे कि आपने अभी योगा का नाम लिया, और आजकल हम देख ही रहे हैं कि योग जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। तो अगर योग में हर बीमारी का कहते हैं कि कोई ना कोई आसन होता है, तो मैं आपसे चाहूँगी डॉक्टर अलका कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि अगर किसी को थायराइड की कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे कौन से आसन हैं जिनको करके वो अपने थायराइड को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मेडिसिन तो ज़रूरी है ही है, बट एक होता है ना मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है योग। तो आप क्या कहेंगी इस पर? योग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि आयुर्वेद तो डाइट और लाइफस्टाइल को बहुत एक इम्पॉर्टेंट अंग मानता है, चाहे वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का होना हो या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो। तो योग में हम कुछ ऐसे आसन हैं जो उसको फॉलो करें, जैसे कपालभाति है, उज्जाई प्राणायाम है, जैसे सिंहासन है। कोई भी ऐसे आसन या ऐसे पोजेस जिससे इस ऑर्गन पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है, जिससे उसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो, वो आसन इसमें काम करते हैं। ब्रिज पोज बहुत अच्छा काम करता है, तो अगर उसको हम प्रॉपर सीख के करें तो डेफिनेटली इससे आराम हो सकता है। बिल्कुल, आयुर्वेद में भी संभावनाएं मौजूद हैं काफ़ी लोगों के लिए। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए, आपका इस्तकबाल है। जी नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा सवाल ये था कि मेरे मिसेस को पहले थोड़ा थायराइड था और जिसमें हमने कुछ महीने तक उसकी मेडिसिन खाए थे, लेकिन अभी अचानक उनका थोड़ा वेट लॉस हो रहा है। अच्छा, तो इसमें क्या थायराइड का कोई रोल है या और किसी चीज़ की? डॉक्टर खड़गा बताइए। आपके सवाल से लगता है कि उन्होंने थायराइड की कुछ दवाई खाई है जी। इससे ये नहीं लग रहा है कि हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है। तो हो सकता है कि आपने टेस्ट करवाया होगा, टेस्ट की रिपोर्ट से हमें पता चलेगा कि ये हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है। केवल थायराइड अकेला नहीं है जो कि वजन कम कर रहा है, और भी कारण हो सकते हैं वजन कम करने के लिए। सो सबसे अच्छा रहेगा कि आप एक बार नज़दीक के चिकित्सक से एक बार राय ले लें, उनको दिखा लें, थायराइड का भी चेक करके देख लेंगे, ताकि हम बता सकें कि वजन कम होना इसी वजह से है या और कोई कारण है। हाँ, आपकी टेस्ट रिपोर्ट डॉक्टर साहब जानना चाहते, लगता है आप लाइन पे नहीं हैं। आप जो निकटतम आपके हैं एक्सपर्ट, उनको संपर्क कीजिए, उनको कांटेक्ट कीजिए। डॉक्टर लाल, अभी हम बात कर रहे हैं कि टेस्ट करवाने चाहिए, मेडिसिन रेगुलर लेनी चाहिए, पर बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जहां ये सुना जाता है कि
कंटिन्यू मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे जैसे डॉक्टर्स कह रहे हैं वैसे वैसे भी मेडिसिन हम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी थायराइड कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं और उसके अंदर जो प्रमुख कारण है, और वो प्रमुख कारण सिर्फ थायराइड में नहीं है, और भी बीमारियों में, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और खासकर हमने देखा शुगर की बीमारी जिनको है, उनमें ये प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसका सबसे बड़ा कारण है नॉन कंप्लायंस, जिसे हम बोलते हैं। जैसा मरीज को बताया जाता है, कई बार वो उस तरह से दवाई नहीं लेता है, चूक जाते हैं डॉक्टर साहब किसी भी कारण से, किसी भी कारण से। कई बार उन्हें लगता है कि हमारी शुगर ठीक हो गई, थायराइड ठीक हो गया, जैसे भी हम बात कर रहे थे, और उन्हें लगता है अब तो मैं ठीक हो गया, अब मुझे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, और वो अक्सर दवाइयाँ छोड़ देते हैं। तो एक ये बहुत प्रमुख कारण है कि आपकी थायराइड क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रही है। दूसरा ये कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो थायराइड की दवाई ठीक तरीके से ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ज़रूरी है कि मरीज सवेरे उठते ही खाली पेट वो थायराइड की दवाई ले। अगर वो थायराइड की दवाई खाने के बाद ले रहा है या दिन में ले रहा है, तो उसका असर पूरा नहीं आएगा, उसकी एब्जॉर्प्शन ठीक तरीके से नहीं होगी। हालांकि मरीज डोज पूरी ले रहा है डॉक्टर के हिसाब से, लेकिन उसका असर पूरा नहीं आ रहा, तरीके से नहीं ले रहा है। हाँ, तो उसे खाली पेट लेना जरूरी है। और अगर मरीज किसी और तरह की दवाइयाँ ले रहा है, जैसे सपोज कैल्शियम की दवाई ले रहा है, अक्सर हमारी महिलाएं बहनें कैल्शियम की दवाइयाँ लेती है, या सपोज आयरन की दवाइयाँ ले रही है, ये भी बहुत कॉमन है हमारी महिलाओं में, तो ये सुनिश्चित करें कि जब वो थायराइड की दवाई ले और जब ये आयरन और कैल्शियम की दवाई ले, तो उनमें अंतराल कम से कम 1 घंटे का रखें। एक घंटे का। मैं आपको सर यहाँ पे रोकना चाहूँगी, कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, आपका इस्तकबाल है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम दिल्ली से बोल रहे हैं। आपका नाम और अपनी उम्र बताइए। हाँ जी, मेरा नाम लक्ष्मी है जी। और आपकी क्या उम्र है? मेरी 63 प्लस है। 63। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल है कि मेरी बेटी में थायराइड, वो वेट गेन कर रही है, उसका मैंने थायराइड टेस्ट कराया है, लेकिन थायराइड आया नहीं, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? क्या दिक्कत आ रही है? आप थायराइड चेक करवाया है, किस रीजन की वजह से किस रीजन की वजह से चेक करवाया आपने? थायराइड रिपोर्ट नहीं लाई है। आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी बेटी का वेट गेन हो रहा है। अच्छा, वेट गेन हो रहा है, लेकिन थायराइड आपने चेक करवाया है? जी। थायराइड नहीं है? जी। अच्छा, तो आप रीजन जानना चाहती हैं? जी। डॉक्टर अलका, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि थायराइड तो नहीं है बट वेट इंक्रीज हो रहा है? वेट गेन का सिर्फ एक थायराइड अकेला कारण नहीं है। हो सकता है कि उनका खान पान में कुछ ऐसा हो, वो मीठा ज़्यादा खाती हो, या फिर उनका सिर्फ बैठने का काम हो, एक्सरसाइज की लैक हो, या ऐसा है कि डाइजेशन ठीक नहीं है और खाना जो खा रहे हैं वो बहुत अच्छे से हजम नहीं हो रहा, तो कैलोरीज बढ़ रही हैं। तो इसलिए इनको ये जांच का विषय है कि बिना कारण के तो वेट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ थायराइड एक कारण है ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर राजेश, ये भी बहुत रहता है कि मतलब सिर्फ हम देखते हैं कि थायराइड की जब भी बात करते हैं ना, या तो वेट गेन की बात करते हैं या वेट लॉस की ही बात करते हैं हमेशा से। तो इस पे ये सवाल मैं आपसे भी कंटिन्यू करूँगी। कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार। मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। अपना सवाल पूछिए, डॉक्टर साहब आपको। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरी पत्नी को थायराइड है जी, और मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या थायराइड की वो मेडिसिन खाती हैं और कंट्रोल भी रहता है, क्या अगर ये प्रॉब्लम बच्चों में आ सकती है? अच्छा, ये सवाल हम ऑलरेडी ले चुके हैं, फिर भी डॉक्टर राजेश जो आपके प्रोग्राम में बैठे हैं उनसे मेरा सवाल है। हम उन्हीं से पूछते हैं, डॉक्टर ऑलरेडी जवाब दे चुके, लेकिन फिर भी आपकी फरमाइश पे डॉक्टर साहब दोबारा बता दें। जी, धन्यवाद। क्योंकि आपकी पत्नी को थायराइड है, इसलिए होने वाले बच्चे में थायराइड हो जाए, इस बात की संभावना बहुत कम है या नहीं के बराबर है। ये जरूरी है कि जब वो प्रेग्नेंट हो तो थायराइड की दवाई बराबर लें, ताकि बच्चे पे कोई असर नहीं हो, लेकिन बच्चे में थायराइड होने की संभावना बहुत कम है। बिल्कुल, आप निश्चिंत हो जाइए, डॉक्टर साहब ने रूल आउट कर दिया है। तो मतलब हम ये माने डॉक्टर राजेश कि अगर किसी लेडी को अगर वो प्रेग्नेंट है और उसको थायराइड की प्रॉब्लम, तो आगे वो बच्चा सेफ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और अधिकतर केसेस में देखा गया है कि जब भी हम प्रेगनेंसी होती है, हम टेस्ट करवाते हैं, उसमें थोड़ी बहुत TSH में गड़बड़ आती है, उस वक्त हम श्योर नहीं होते कि थायराइड की प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन क्योंकि 2 जिंदगी का सवाल है इसलिए हम उसको एक बार ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, जो कि हम डिलीवरी तक चालू रखते हैं और डिलीवरी के बाद वापस बंद कर देते हैं और फिर हम चेक करके दोबारा देखते हैं कि TSH बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। इसमें उन माताओं को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है, बच्चा एकदम नॉर्मल हो सकता है अगर आप दवाई बराबर से ले रहे हैं और दवाई प्रेगनेंसी के दौरान आप TSH चेक कर रहे हैं और TSH अगर आपका एकदम नॉर्मल है तो किसी तरह प्रकार की कोई चिंता की जरूरत नहीं है, बच्चे पे कोई भी असर नहीं होगा, बच्चा एकदम नॉर्मल होगा। क्या इसके भी कोई चांसेस हो सकते हैं कि अगर माँ को नहीं है थायराइड लेकिन बच्चा जब पैदा होता है, क्या उसको थायराइड होने के चांसेस हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं कि माँ एकदम नॉर्मल है और बच्चा पैदा हुआ है तो पैदाइश पे भी बच्चे को थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक बहुत कॉमन चीज़ नहीं है, बहुत ही रेयर केसेस में होती है। ऐसा उन केसेस में होता है जहाँ थायराइड ग्लैंड बनने में कोई प्रॉब्लम हो जाती है कि थायराइड ग्लैंड बनना शुरू हुई लेकिन पूरी नहीं बन पाई, बहुत कम बन पाई, और कुछ केसेस में संभव है कि थायराइड ग्लैंड बन ही नहीं पाती, किसी भी कारण से थायराइड ग्लैंड बनी ही नहीं। तो वो बच्चा भी जब तक माँ के पेट में रहेगा तो माँ के थायराइड हार्मोन से कुछ ना कुछ हार्मोन उसको मिलता रहेगा तो वो बचा रहेगा। जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, बाहर आता है माँ के पेट के बाहर से, क्योंकि खुद की थायराइड ग्लैंड नहीं है या थायराइड ग्लैंड उपयुक्त मात्रा में हार्मोन नहीं बना रही, तो उसको लक्षण होने शुरू होते हैं। ये वो बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा खतरे पे हैं। इन बच्चों को अगर हम तुरंत पता करके और अगर हम इनका इलाज नहीं करें तो अगर 2 महीने भी ये इलाज नहीं चला तो इनका दिमाग का विकास कम हो जाता है, इनका IQ कम हो जाता है। ये बच्चे सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं और इस बीमारी को पकड़ने के लिए एक नया प्रोग्राम भी शुरू हुआ है। भारत सरकार ने भी प्लान किया हुआ, वो प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं कि जो भी बच्चा पैदा हो उसका पैदाइश पे ही हम चेक कर लें कि थायराइड की प्रॉब्लम है या नहीं है। इसके लिए बहुत आसान है कि उस बच्चे की एडी से एक बूंद की खून की एक बूंद निकाल के फिल्टर पेपर पे हम लगा के इसको भेज देते हैं लैब में और उससे हमको आसानी से पता चल जाता है। तो एक ये ऐसी अप्रोच है जो कि बाहर के विकसित देशों में सब जगह ऐसा होता है। हर एक डिलीवरी पे बिल्कुल ज़रूरी है कि थायराइड का टेस्ट करना। हमारे देश में हमारी भारत सरकार अब किया है, काफ़ी जगह शुरू किया है। धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरे देश में हो जाएगा तो हम इस तरह के हाइपोथायराइडिज्म जिनसे मानसिक विकास में प्रॉब्लम होती है हम बिल्कुल बचा लेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और दूसरी आप बात कर रहे थे वजन की, हम बीच में बात कर रहे थे, कॉल आ गई थी, तो मैं बताना चाहूँगा कि थायराइड की वजह से वजन नहीं बढ़ता है ज़्यादा। सब लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि जो मोटे लोग हैं या जिनका वजन एकदम से बढ़ता है उनको थायराइड की प्रॉब्लम है। बिल्कुल नहीं है। थायराइड की वजह से 2 किलो 3 किलो या 4 किलो वजन बढ़ता है और वो जैसे ही आप गोली शुरू करते हैं विद इन ए वीक ठीक हो जाता है। वो शरीर में एक्सेस पानी इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से होता है, और जैसे ही दवाई शुरू करते हैं वो ठीक हो जाता है। तो ये हम लोगों को लगता है कि जिसका वजन ज़्यादा बढ़ रहा है उसको थायराइड की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। जो वजन ज़्यादा बढ़ता है, जैसा मैडम ने बताया कि ज़्यादा वजन बढ़ने का कारण है कि हम कैलोरी ज्यादा खा रहे हैं, उसको खर्च कम कर रहे हैं। इसका थायराइड से बहुत संबंध नहीं है। इनपुट ज्यादा है लेकिन आउटपुट कम है। तो यहीं पर एक छोटा सा आपसे एक मैसेज, इससे पहले कि आप कुछ कहें, कॉलर का भी एक क्वेश्चन था जिसके अंदर वो बता रही थी उनकी बेटी है जिनका वजन बढ़ रहा है, जिस पे भी बात कर रहे थे। तो एक तो थायराइड जो बात कर रहे हैं कि जो बहुत कॉमन एक हमारे अंदर एक भ्रांति है कि सिर्फ थायराइड से ही वजन बढ़ता है। क्योंकि अभी हम वो कॉलर महिला कॉल लाइन पे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो हमें सुन रही है, देख रही है, मैं कहना चाहूँगा वो जरा ये भी पता करें कि जो उनकी लड़की डॉटर है उनको और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, खासकर मेंस्ट्रुअल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि ऐसे मरीजों में देखा गया है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी काफ़ी कॉमन है। तो ये जांच का विषय है, अपने डॉक्टर से बात करें, उनसे मिले और उसके आगे टेस्टिंग और जांच करवाएंगे। और यहीं पर ही हम चाहेंगे कि आप एक छोटा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि वो थायराइड को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं या जो भी टेंशन है या जो भी इलाज को लेकर जो परेशानियां हैं तो थोड़ा इजी हो जाए वो। तो एक मैसेज आप छोटा सा क्या देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, एक तो थायराइड बीमारी बहुत आसानी से, बहुत सस्ते टेस्ट से डिटेक्ट हो सकती है और इसका इलाज बहुत आसान है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिन में 1 या 2 गोली खानी होती है, बहुत सस्ता है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इसकी सेवा है, आपकी टेस्टिंग फ्री है, दवाइयाँ फ्री मिल रही है, डॉक्टर आपके लिए स्पेशलिस्ट भी हमारे सरकारी अस्पताल में मुफ्त सेवा है। और जो जैसे कि अभी हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने भी बताया है,
तो प्रेगनेंसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप टाइम से दवाई ले रहे हैं टाइम से और टेस्टिंग टाइम से करा रहे हैं, तो जो बच्चा है और जो माँ है उनमें कोई खतरे वाली बात नहीं है, बिल्कुल डिलीवरी नॉर्मल होगी और बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा। बिल्कुल ज़रूरत है आगे आने की। डॉक्टर खड़गावत, यहीं पे आपसे भी अपने व्यूअर्स के लिए मैसेज लेना चाहेंगे, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इससे बिल्कुल डरे नहीं। एक ये सामान्य बीमारी है, इसका बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है, बहुत अच्छा उपलब्ध है। आप अपने नज़दीक के चिकित्सक से सलाह लें और जैसा वो बताएं वैसा करें। जैसा बताएं कि खाली पेट गोली लेनी है तो आप खाली पेट गोली लें। इसको आसानी से कंट्रोल में किया जा सकता है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अलका, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा भी यही मैसेज है सभी व्यूअर्स के लिए कि बीमारी से डरना नहीं है, उससे लड़ना है। लड़ना कैसे है? डॉक्टर के पास तुरंत जाना है, उसको अपनी चिंता उनको दे देनी है कि हमें ठीक करिए और स्वस्थ खाइए। बहुत सारी आयुर्वेद में दिनचर्या ऋतुचर्या के नियम बताए गए हैं, उनको फॉलो करिए और स्वस्थ रहिए। बिल्कुल, तो जैसा कि हमारे माहिरीन ने बताया कि बिल्कुल इस बीमारी से हमें लड़ना है और डरना बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटी सी गोली जो आप ले सकते हैं आसानी से, जो मुफ्त भी हमें सरकारी अस्पतालों में मिलती है, बस हमें सही तरीके से और सही वक्त पर उसे हमें लेना है और हम आसानी से इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थायराइड के ऊपर हम लोगों को ये जानकारी दी और आप हमारे प्रोग्राम में आए, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमें पूरी उम्मीद है नाजरीन कि आज की हमारी पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hello.drurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है DD उर्दू। और अब अपनी मेज़बान रतिका मेहरा और आदित्य कुमार को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द डे के साथ। आदाब। आदाब। थायराइड का दुरुस्त होना हमारे जिस्म की मजमूई तंदुरुस्ती के लिए इंतहाई जरूरी है। हमारी जिस्मानी कारकर्दगी को मुतवाजिन रखने में हार्मोन अहम किरदार अदा करते हैं जो थायराइड ग्लैंड में तैयार होते हैं। थायराइड का कम या ज्यादा होना हमारी सेहत को मुतासिर करता है। हमें एक वक्फे के बाद अपना थायराइड चेक कराते रहना चाहिए। थायराइड की बीमारी मर्द और खवातीन दोनों को हो सकती है, लेकिन खवातीन इससे ज्यादा मुतासिर होती हैं। अपने जिस्म में आयोडीन की कमी न होने दें और सेहत बख्श ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। थायराइड के मरीजों को फलों और सब्जियों का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। हल्की वर्जिश और योग से थायराइड को कंट्रोल किया जा सकता है।